जी अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जीएस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको दोबारा से वेलकम करते हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है रिव्यू 1, आपकी क्लास 9 की वो रिव्यू जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द यूनिट 1 to 4 रिव्यू को डिस्कस करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये तमाम आंसर जो आपके सामने लिखे हुए हैं ये सारे के सारे आंसर्स आप To watch the answer of these questions, click on the link provided in the description. ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है वो हैं आप लोगों के एमसीक्यूज जो कि वोकेबलरी के हैं। आई थिंक यू आर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं आप लोगों से क्या कहना चाह रहा हूँ। वोकेबलरी, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंग वर्ड्स। याद रखिएगा जो आपको आपके बोर्ड ने क्वेश्चन देना है उसने देना है चूज द करेक्ट मीनिंग। उसने ये हरगिज़ नहीं कहना कि आप सिनोनिम्स लिखें, आप एंटोनिम्स लिखें। अब बच्चे जो इस चीज़ में मिस्टेक करते हैं वो ये मिस्टेक करते हैं कि दे जस्ट अपनी तरफ से उन्होंने एक आइडिया लगाया होता है कि जी नहीं ये इस पेपर में सिनोनिम ही पूछा हुआ है, बट यू आर रॉन्ग एट दैट एंड बिकॉज उसने कहा होता है करेक्ट मीनिंग लिखो। दैट डजंट मीन्स कि वो आपसे सिनोनिम पूछ रहा है या एंटोनिम पूछ रहा है। यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखी होगी वो आपको बताएगी कि आप जो है सिनोनिम लिखेंगे या एंटोनिम। ये आपको बस एक ही छोटी सी स्टेटमेंट देगा कि जी करेक्ट मीनिंग्स इनके आइडेंटिफाई करें। नीचे वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है कि आपको कहेगा कि जी इसके एंटोनिम लिख दें या सिनोनिम। इट वॉज सो डेलिकेट सिचुएशन, ये बहुत नाजुक सूरत हाल थी। अब इसमें दो ऑप्शंस जो है वो करेक्ट आ रही हैं। पहली ऑप्शन जो है वो सेंसिटिव है और दूसरी ऑप्शन जो है वो फ्रेजाइल है। आप दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन को लगा सकते हैं क्योंकि डेलिकेट नाजुक सॉफ्ट को कहते हैं और फ्रेजाइल को भी नाजुक और सॉफ्ट क्या कहते हैं। तो हम इसको टिक कर लेते हैं। बोथ ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। इट्स योर ड्यूटी दैट यू जस्ट फोकस ऑन वन ऑप्शन। ठीक है, आप फ्रेजाइल भी लगा सकते हैं और आप सेंसिटिव भी लगा सकते हैं। डिफ़िकल्ट और इजी ये इसके ऑप्शंस नहीं हैं। शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट। आप रज़ी ताला अन्हा साबित कदम रहीं और आपने राज का फाश ना किया था। ठीक है, तो स्टेडफास्ट साबित कदम को कहते हैं। तो आप साबित कदम को कह सकते हैं कि जो डट जाता है, जो अपने आप को फर्म और रेजोल्यूट कर लेता है उसको कहते हैं जी स्टेडफास्ट। ठीक है, पेशेंट, प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, ये तो बुरे के लिए तैयार रहना इसका बिल्कुल भी नहीं है। रेडी टू फेस, सामने के लिए तैयार रहना, तो ये कोई भी इसकी ऑप्शन नहीं है, जस्ट इसकी ए ऑप्शन है। सो लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट एमसीक्यू, दैट इज विंडिक्टिव। विंडिक्टिव एक्चुअली क्या होता है, ये होता है इंतकाम लेना। विंडिक्टिव का मतलब होता है इंतकाम लेना और वो हम आपसे मतलब पूछ रहे हैं। तो आप लिखेंगे रिवेंजफुल। रिवेंजफुल कहते हैं बदला लेने को। डेडिकेट, एक्सपेरिमेंट और टेक्स्ट ये इसकी ऑप्शंस में नहीं है। सो जस्ट वी आर गोइंग टू मार्क द बी ऑप्शन, दैट इज रिवेंजफुल। रिवेंजफुल का मतलब होता है बदला लेना। नेक्स्ट पेज पर 48 पेज पर आपका फोर्थ एमसीक्यू वोकेबलरी का गिवन है। साकिब इज लीविंग डैश फ्राइडे एट नून। तो आप इसके ऊपर क्या ऑप्शन लगाएंगे? आप जो है एट और फ्रॉम और बाय को नहीं लगाएंगे, आप ऑन फ्राइडे लगाएंगे। क्या ऑप्शन लगाएंगे जी? ऑन फ्राइडे। तो फिफ्थ एमसीक्यू के डिस्कस कर लेते हैं। वी आर स्टडिंग डैश इंग्लिश। अब देखें आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, आप लोगों को आर्टिकल्स आने चाहिए। तो अगर हम पहले आर्टिकल्स डिस्कस कर लें तो कैसा रहेगा कि आप लोग ऑप्शंस को लगाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम फील नहीं करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट आर्टिकल्स। व्हाट आर आर्टिकल्स? अब आर्टिकल्स एक्चुअली क्या होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आई होप स्क्रीन इज क्लियर। यस, द फर्स्ट वन इज डेफिनेट आर्टिकल एंड द अदर वन इज इनडेफिनेट आर्टिकल। अब होता क्या है कि बच्चे अक्सर के बारे में जान नहीं पाते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल द है,
और जो इनडेफिनिट आर्टिकल है वो अ और एन है। अगर आपको ये अ और एन लगाना आ जाए तो आपको द का भी पता चल जाएगा। सो व्हाट जस्ट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इज कि आपने ये कहाँ पर लगाने हैं। सो अगर हम इसको मज़ीद थोड़ी डिटेल में जाते हैं तो बच्चों ने बचपन में सीखा हुआ है कि जी एन हमारी टीचर कहती हैं कि वोवल के साथ लगेगा। तो आई जस्ट वांट टू करेक्ट दिस थिंग कि वोवल के साथ तो ये लगेगा, लेकिन दैट विल बी फ्रॉम द साउंड ऑफ वोवल। ठीक है, दैट कैन बी एनी वर्ड, लाइक इफ वी जस्ट टॉक अबाउट ऑनेस्ट। अगर हम ऑनेस्ट की बात करें तो ऑनेस्ट जो है वो तो एच से शुरू हो रहा है। सो व्हाट इज एच? फर्स्ट ऑफ ऑल एच जो है वो कॉन्सोनेंट है, इट इज नॉट वोवल। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर कि जो एच है वो कॉन्सोनेंट है, वो आपका वोवल नहीं है, बिकॉज यू हैव रेड इन वोवल्स ए, ई, आई, ओ एंड यू। आप लोगों ने तो ये पढ़ा हुआ है। तो अगर आप लोगों को वोवल की साउंड का पता है तो इनकी साउंड्स जो होती हैं वो वोवल कहलाती हैं। आई होप आई एम प्रीटी मच क्लियर कि आपने ए, ई, आई, ओ, यू अल्फाबेट के साथ एन नहीं लगाना, आपने इनकी साउंड के साथ क्या लगाना है? एन लगाना है। जैसे कि एन ऑनेस्ट मैन होता है तो एच कॉन्सोनेंट है, बट ये आवाज ओ की प्रोनाउंस कर रहा है एंड वी आर जस्ट निग्लेक्टिंग एच। इट्स ऑनेस्ट, इट्स नॉट हॉनेस्ट। तो अगर ऑनेस्ट आ रहा है तो ऑनेस्ट किसकी आवाज निकाल रहा है? वोवल के अल्फाबेट की आवाज निकाल रहा है। तो देन आप इसके साथ एन ऑनेस्ट लगाएंगे, मतलब एन लगाएंगे, एंड विच वॉज इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, जो कि इनडेफिनेट आर्टिकल था। ठीक है जी। और आपको पता है कि जो यूनिवर्सिटी है दैट इज एक्चुअली हैविंग द अल्फाबेट ऑफ यू, लाइक वोवल। ये वोवल का अल्फाबेट है, लेकिन आपको बताता चलूं कि यू के साथ अ लगता है ना कि एन, बिकॉज यू इज नॉट टेकिंग आउट द साउंड ऑफ द वोवल। वो वोवल का जो एक साउंड है उसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रही है। दैट इज वाई आप इसके साथ अ यूनिवर्सिटी लगाएंगे। आई होप दैट आई एम क्लियर। सो आप लोगों को आज हमने एक चीज तो क्लियर कर दी कि अब ये जो आर्टिकल्स हैं अ और एन, ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। तो अ और एन कैसे और कब और किसके साथ लगते हैं ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, और जो द है वो आपका प्रॉपर नाउन के साथ लगता है। So let's coming back on the MCQs 4. Saqib is leaving dash Friday at noon. Saqib is leaving on Friday. फिर we are studying dash English. अब यहाँ पे जो ऑप्शन है वो none of these है। हम इंग्लिश के साथ कोई भी ना आ और एन, जो कि मैंने बताया इनडेफिनेट है, और जो द है वो डेफिनेट है, ये बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। So let's talk about the 6th MCQ, which is how cold the night is. अब ये आप देख सकते हैं अच्छे से, ये लगा हुआ है एक्सक्लेमेटरी निशान, इसके साथ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद जो इंपैरेटिव जुमले हैं उनको आप कहते हैं हुक्मिया जुमले। ठीक है, इंट्रोगेटिव जो होते हैं वो तो सबको पता है, उसे कहते हैं सवालिया जुमला, और जो एजर्टिव होते हैं उन्हें आप कहते हैं सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है जी। तो आपके इस एक्सक्लेमेटरी ने सब बता दिया कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इन विच यू जस्ट टॉक अबाउट द सर्टेन इमोशंस। ठीक है, अचानक से खुशी का इजहार होना, या अगर आप सोरो की बात कर लें, खुशी नहीं है तो गम तो होगा ना, तो सोरो हो या खुशी हो, मतलब गम हो या खुशी हो, तो वो आप एक्सक्लेमेटरी लगाएंगे उसके साथ। मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो यहाँ पर हाउ कोल्ड दैट द नाइट इज, एक्चुअली हम आपको अपना एहसास बता रहे हैं कि कैसी रात थी, या रात है, इज है ना, तो फिर है लगेगा। तो एक्सक्लेमेटरी में ये फीलिंग्स बताई जा रही थी, तो दैट इज वाई ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है।
आई डैश यू राइड माई बाइक इफ यू लाइक। ठीक है, इसमें बहुत आसान सा लगेगा, आई विल गिव यू टू राइड माई बाइक इफ यू लाइक। ठीक है जी, इसमें आप बहुत आराम से लगा देंगे कि मैं आपको अपनी बाइक दे सकता हूँ सवारी लेने के लिए अगर आप पसंद करें। ठीक है, हैड गिवन, गिव और गिव्स इसमें नहीं लगेगा। यू डैश बी पंक्चुअल, यू शुड बी पंक्चुअल, यू शुड बी पंक्चुअल। अच्छा, ये जो ऑट है, ये जो शुड और ये वुड है, आपको पता है इन्हें मॉडल वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कैन, जैसे कि मे, सो वी आर जस्ट गोइंग टू चेंज देम इन कुड और माइट। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपके मॉडल वर्ब्स हैं। चलें जी, ये पार्ट भी हमारा क्लियर हो गया। सो लेट्स कम टू द 9th and 10th MCQ। सो द बॉय लाफ्स लाउडली। अच्छा, अब ये मुझे बहुत क्लियर करने की ज़रूरत है। आई हैव डन मिलियंस एंड टाइम दिस एग्जाम्पल, बट एक्चुअली द स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज्ड। सो मैं आप लोगों को इस चीज़ को बहुत क्लियरली समझाने वाला हूँ। द बॉय लाफ्स लाउडली, द बॉय लाफ्स लाउडली। इसमें वो कहता है कि ये जो लाफ्स है ये मुझे बता दें कि ये क्या है। ठीक है, अब नीचे उसने ऑप्शन दे दी है ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, रेगुलर, इर्रेगुलर। अब जब तक आपको ये चार चीज़ें नहीं आएंगी, आप मुझे ये बता दें कि आप इस ऑप्शन को कैसे ठीक से टिक कर सकते। सबसे पहले तो आपको ऑप्शन अच्छे से आनी चाहिए। सो आपकी हेल्प के लिए इसको हम क्लियर करते हैं। इफ़ वी आर जस्ट हैविंग बेबी स्लीप्स ऑन अ बेड। ठीक है जी, तो जो स्लीप्स है और जो ऑन है, आ है, बेड है और बॉय बेबी है, तो हम आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं। वैसे स्लीप्स वर्ब भी है, क्या है, वर्ब भी है, लेकिन जब इसी वर्ब को हम मेन वर्ब भी कह सकते हैं जब मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, देन दैट जस्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, आई हैव जस्ट रिटन द ट्रांजिटिव वर्ब। सो अब आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं द बेबी स्लीप्स ऑन अ बेड। अगर आपके मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट अवेलेबल है तो दैट इज एक्चुअली ट्रांजिटिव वर्ब। और इन ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, द बेबी स्लीप्स, आपके मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का ना होना इन ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। मतलब कि इसका ऑपोजिट, ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर जो बेबी सो रहा था वो बिस्तर पर सो रहा था, मतलब ऑब्जेक्ट के साथ, और जो इंट्रांजिटिव है उसके अंदर बिस्तर है ही नहीं, मतलब कि ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है मेन वर्ब के साथ तो आप इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। और ट्रांजिटिव वर्ब, आई हैव जस्ट क्लियर यू कि मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है, तो ट्रांजिटिव का ऑपोजिट क्या है, इंट्रांजिटिव। तो अब हम रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब की भी बात कर लेते हैं। रेगुलर वर्ब हमारी जो टीचर्स थे, हमारी जो उस्तानियाँ थीं, जो हमारे टीचर्स हमें बचपन में पढ़ाते थे, वो हमें बताते थे कि बेटा आपको हमने प्ले और वॉश एक वर्ड दिया है, आप इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म घर से बना के लाएंगे। आप यकीन माने ज़िंदगी में सबसे आसान चीज़ ये आपको लगती थी कि आप एक वर्ड के साथ ईडी लगाते थे और आपके लिए ये सब चीज़ें ईजी हो जाती थी। तो रेगुलर वर्ब को आप याद रखेंगे बचपन में जो हमारे टीचर्स हमें गाइड करते थे। जैसे कि वो कहते थे कि आपको हमने प्ले दे दी है, आपने इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बना के लानी है। हम बड़े आराम से इसके साथ ईडी लगाते थे और इसके साथ सेकंड और थर्ड फॉर्म बना लाते थे। तो दैट इज एक्चुअली द रेगुलर वर्ब। जो वर्ब्स अपने साथ ईडी लगाती हैं उनको आप रेगुलर वर्ब कहते हैं। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट क्या है, इर्रेगुलर वर्ब। टीच अपने साथ ईडी नहीं लगा रहा, सेकंड में भी और थर्ड में भी। कैच भी ऐसे ही कर रहा है, मतलब अपनी पूरी फॉर्म ही चेंज कर लेते हैं ये वाले वर्ब्स। तो इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं जिनके साथ ईडी नहीं लग रहा, जो अपनी फॉर्म्स को टोटली आगे से चेंज कर देते हैं। टीच, टॉट, टॉट, कैच, कॉट, कॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। So let's coming back to our the exactly MCQ. The boy laughs loudly. अगर आपको किसी भी किस्म का शक हो रहा है कि जो लाउडली है वो एक ऑब्जेक्ट है जो मेन वर्ब के साथ लगा हुआ है, तो आप गलत सोच रहे हैं।
ये लाउडली जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब है। वो हंस रहा है, वो ऊंचा हंस रहा है। आई थिंक आपको एडवर्ब की भी डेफिनेशन करवा देनी चाहिए। अ वर्ड दैट ऐड इंफॉर्मेशन इन अ वर्ब और मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन, उसको आप कहते हैं एडवर्ब। ठीक है, तो ये एडवर्ब लगा हुआ है एक्चुअली यहाँ पर, क्योंकि लड़का हंस रहा था, तो जो काम हो रहा है, जो अमल हो रहा है वो हंसना है, क्योंकि आपकी चारों ऑप्शन वर्ब है। वर्ब को काम या अमल कहते हैं। तो लाफ्स हंस रहा है, कैसे हंस रहा है जी? ऊंचा हंस रहा है। तो द बॉय लाफ्स लाउडली एक्चुअली इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। ये ट्रांजिटिव वर्ब इसलिए नहीं है क्योंकि लाफ के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आई एम जस्ट क्लियरिंग यू अगेन कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब है। और रेगुलर इर्रेगुलर वर्ब का तो मैंने आपको बता दिया है कि रेगुलर जो होता है वो ईडी लगाता है और इर्रेगुलर के साथ ईडी नहीं लगती, मतलब कि कैच कॉट कॉट। तो अब आपको ये एमसीक्यूज कभी नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। और अब लास्ट एमसीक्यू भी देख लेते हैं। ओपन द विंडो, द पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंसेस। इसके बहुत ज़बरदस्त रूल्स हैं और मैंने इन चीज़ों को क्लियर पहले भी किया हुआ है, लेकिन अगर आपको इसका लिंक नहीं मिल रहा है तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में देखें, इंशाल्लाह आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब वो कह रहा है ओपन द विंडो को क्या चेंज करना है? लेट द विंडो बी ओपनड। इसका सी बन रहा है। जब हुक्मिया जुमले आ जाते हैं तो पैसिव वॉइस के अंदर एक लेट आपका जो वर्ड है उसको ऐड कर लिया जाता है। ठीक है, तो लेट द विंडो बी ओपन इसकी एग्जैक्ट ऑप्शन। सो लेट्स टॉक अबाउट एस्टॉनिश। आपको सबसे पहले एस्टॉनिश का मतलब आना चाहिए। इसका मतलब है हैरान। ठीक है जी, हैरान को कहते हैं सरप्राइज। सेपरेट अलहदा है, मेक और मेक्स तो बिल्कुल भी इसकी ऑप्शन नहीं बनती। उसके बाद लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप। गियर्ड अप कहते हैं तैयार रहने को। ठीक है जी, गियर्ड अप कहते हैं तैयार रहने को। अब रेडी इसकी ऑप्शन बन रही है। मोटिवेटेड जो होता है वो हौसला देने को कहते हैं, साइलेंट खामोश है, और जो कीन है वो शौक को कहते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है जी द एलोक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री। उनकी जहानत, उनका हाफजा और उनकी याददाश्त उन्हीं की शायरी में उसका इजहार मिलता था। तो इसमें आपकी ऑप्शन फ्लुएंसी आ रही है। आपने फ्लुएंसी लगानी है। स्ट्रॉन्ग, वीक और हेल्दी इसकी ऑप्शन नहीं है। उसके बाद बात करते हैं सेवन्थ एमसीक्यू की, कि सेवन्थ एमसीक्यू है डिवोशन। डिवोशन कहते हैं वफादारी को, मतलब कि आप किसी से अपने मुल्क से वफादारी दिखा रहे हैं, तो दैट इज़ एक्चुअली द लॉयल्टी। ईजी टू नो, ग्लैमरस, डिफ़िकल्ट टू नो, ये ऑप्शंस नहीं है, लॉयल्टी है। तो अगर हम ग्रामर की थोड़े से और एमसीक्यूज़ की बात कर लें तो बहुत आसान से हैं। बस आप अगर थोड़ा सा फोकस करें और आपके पास अगर नोटबुक्स वगैरह हैं, पेन डाउन कर लें। मैं आपको बहुत सी चीज़ें बता रहा हूँ साथ साथ। वेलर कहते हैं बहादुरी को। ठीक है जी, अब जो मटेरियल होता है वो आप गोल्ड को कह लेंगे, सिल्वर को कह लेंगे, प्लास्टिक को कह लेंगे। ठीक है जी, और जो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो इनटैंजिबल चीज़ों को कहते हैं, द थिंग्स विच यू जस्ट कैन नॉट टच। ठीक है जी, अनकाउंटेबल और काउंटेबल तो बहुत आसान है। ठीक है, तो आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कहेंगे कि जिस चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते। अब वेलर बहादुरी है जो कि खूबी और कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी है, तो इसलिए वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगी क्योंकि हम बहादुरी को हाथ नहीं लगा सकते। मटीरियल नाउन क्यों नहीं है? क्योंकि ये किसी चीज़ से दूसरी चीज़ नहीं बनी। जैसे टेबल है वो एक लकड़ी से बना हुआ है, तो वो मटीरियल नाउन है। जो लकड़ी है वो मटीरियल नाउन है। काउंटेबल नाउन, द थिंग्स यू जस्ट कैन काउंट, तो बहादुरी तो काउंट हो ही नहीं सकती। अनकाउंटेबल जो कि गिनी नहीं जा सकती हैं, जैसे आपका पानी, रेत, मिट्टी, ये चीज़ें नहीं काउंट कर सकते, तो वो अनकाउंटेबल होती हैं। अगर हम सम आर बोर्न ग्रेट द अंडरलाइन वर्ड्स को देखें तो ये जो सम है ये इनडेफिनेट है। सो जस्ट डिस्कस द एग्जांपल। क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, हमें क्या पता कितने बच्चे बैठे हुए हैं, तो जब चीज़ का पता नहीं होता तो हम उसको इनडेफिनेट कहते हैं। तो सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ लोग जो हैं वो अजीम पैदा होते हैं, बहुत बड़े पैदा होते हैं। ठीक है, उन बड़ा नाम रोशन करते हैं। अब हमें नहीं पता वो कौन से लोग हैं। अगर आप स्पेसिफिकली नामा इकबाल की बात कर लें, जो है नेल्सन मंडेला की बात कर लें, ठीक है, और किसी भी मशहूर शख्सियत की बात आप कर लें, तो दैट जस्ट कैन बी डेफिनेट थिंग। अब इनडेफिनेट थिंग क्या है? जो आपको पता ही नहीं है। क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं जी, नहीं पता। क्लास में 25 बच्चे बैठे हैं, डेफिनेट आपने बताया, डेफिनेटली जी सर 25 बैठे हुए हैं। लेकिन अगर इनडेफिनेट है, पता ही नहीं है, तो दैट्स मीन कि ये सम है। सम इनडेफिनेट को कहते हैं।
पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को कहते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट पर्सन आपका क्या होता है जी, आई। सेकंड पर्सन आपका क्या होता है जी, यू। थर्ड पर्सन आपका क्या होता है जी, ही। तो ये पर्सनल प्रोनाउन है, और क्या है ये, ठीक है जी। पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं द थिंग्स विच यू ऑन, ठीक है। लाइक दिस पेन इज माइन, ये पेन इस वक्त मेरा है, ये बैग मेरा है, तो वो पोजेसिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है जी, आप अगर सेल्फ और सेल्व्स लगा दें किसमें, प्रोनाउन के साथ, तो दैट एक्चुअली नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हमारा ये इनडेफिनेट प्रोनाउन था। माई मदर बिकम्स एंशियस इफ आई गेट होम लेट। एंजाइटी, एंजाइटीज या एंशियसली, ये वर्ड नहीं है, एंशियस है। Thank you for watching. GS Academy.